Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's lecture. Today we are going to discuss about one topic which we all know, which we all want to know, which we all lie our hopes on, the judiciary. जब भी हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, whenever we are being wronged, what we do is हम न्याय के दरवाज़ा खटखटाएंगे. तो उस न्याय के दरवाजे की जो आपका फहरिस्त हैं, the list of the judiciaries, its top most judiciary is the Supreme Court, which is also called as the apex court. सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्ट है उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो आपका फाउंडेशन हुआ था, इट वाज ऑन 28 जनवरी 1950. ठीक है, 1950 मतलब ये लगभग 75 साल हो चुका है. 75 साल का बाद ये आपका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रखा है. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो डायमंड जुबली हुआ, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है. और व्हाट आर द इश्यूज़, क्या क्या जो चीज़ें हैं जो इसमें बदलाव किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई हैं पिछले 75 साल में, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. देखिए ये टॉपिक एक आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न के नाते, एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होने के नाते आपको आपके देश की जुडिशरी के बारे में जानना चाहिए. देश की जुडिशरी की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको जानना चाहिए. ठीक है, सो विद दैट कैवियट इन माइंड, आई एम नजरुल वेलकमिंग यू टू टुडेज सेशन. सो न्यूज़ ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 75th जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया गया. इट इज़ मतलब सरप्राइजिंगली नहीं, मतलब क्या कहते हैं, जब हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग को दिया गया था 26 जनवरी को 1950. उसके 2 दिन बाद जो है आपका ये सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट क्या किया था, इन्होंने फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया. फेडरल कोर्ट जो था ये इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत. ठीक है, तो जो कि ये फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1937 में. तो ब्रिटिश टाइम में था जब भारत आज़ाद हुआ. तो हम लोग क्या देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये जो है आपका नया देश की, एक आज़ाद देश की आज़ाद ख़यालत के लोगों ने क्या सोचा कि हमें एक आज़ाद वो चाहिए, जुडिशरी चाहिए. ठीक है, तो उसी का 75th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ. द इवेंट विटनेस्ड ए लॉन्च ऑफ सेवरल सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव. तो हमारे जुडिशरी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें, आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसका इनकलकेशन रिसेंटली होने लगा है ताकि जो सिटीज़न है वो डायरेक्टली जुडिशरी के पास पहुंच पाए. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें ना हो. तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किया गया था. तो इस इवेंट में क्या क्या हुआ, डिजिटल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, तो DGSCR. ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है. इस तरीके के टर्म्स बढ़िया तरीके से आपको पूछा जाता है एग्जाम में. DGSCR एंड डिजिटल कोर्ट्स 2.0 ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है. इस तरह से आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, नो इट इज़ लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके के जो है आपका ये इनिशिएटिव DGSCR एंड डिजिटल कोर्ट्स 2.0 दिस वेयर लॉन्च्ड. ताकि एम क्या है, क्यों ये DGSCR क्यों लॉन्च किया गया, तो एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिंस 1950. 1950 से लेकर जितने भी सारे आपका जजमेंट हुआ है, ठीक है, अगर उसको किसी को पढ़ने का मन है, ठीक है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको DGSCR में मिलेगा. जिस तरह से आपके पास क्या है, डिजी लॉकर होगा सबका. ठीक है, डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर में आप अपना इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स उसको आप अपलोड कर सकते हैं. आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं इंडिया में, ठीक है, आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है तो यू कैन डाउनलोड योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर. ठीक उसी तरह से जो DGSCR है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो आपका रिपोर्ट्स है 1950 से लेकर तमाम रिपोर्ट्स आपको मिलेगा DGSCR में. इसी उम्मीद के साथ, इसी एम के साथ ये जो है आपका इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है. डिजिटल कोर्ट्स 2.0 की अगर हम बात करें, लेवरेजिंग AI फॉर रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. आप मान लीजिए कि अभी क्या हुआ है कि जब DY चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो आपका वो है लाइव स्ट्रीमिंग होने लगा. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो लाइव स्ट्रीम होता है ना, उसको जो भी बातचीत हो रही है वो तमाम चीज़ें जो है आपका
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो वॉइस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, और जहाँ पर जो है सारे कोड की जो आपके एक्सचेंजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स, उसको आप पब्लिक के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। द रिवाइम्ड सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स अवेलेबल इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट, इंग्लिश और हिंदी में भी है, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है, इट ऑफर्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर सीमलेस एक्सेस टू जुडिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एफर्ट्स टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज वी आर एम्फासाइज्ड, ताकि बहुत रिमोट इलाके में जो लोग रहते हैं दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सेस और हाउ टू गेट होल्ड ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो वो जो जुडिशरी की जो आपका तमाम इन्फॉर्मेशन वो लोग कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर पाए, इसके ऊपर काफ़ी तवज्जो दिया गया। इन्वेस्टमेंट्स इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको बड़ा बनाने की बात चल रही है, वी आर ऑल्सो हाईलाइटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये तो हो गया इवेंट के बारे में, ठीक है। तो DGSCR और डिजिटल कोड 2.0 ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें क्या जानना है। सुप्रीम कोर्ट को लॉन्च किया गया था 28 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश रिपब्लिक जिस दिन हुआ उसके 2 दिन बाद, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडिया क्या बना था, ऑफ कोर्स सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। बाद में हम लोग क्या देखते हैं, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब हम लोग प्रियम्बल की बात करते हैं वहाँ पर क्या है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर हम बात करें ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। बाद में वहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सब देखिएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके साथ हाउएवर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is greater than that of its predecessor because it also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal। तो पहले जो आपका फेडरल कोर्ट था, अगर आपके फेडरल कोर्ट के पास कोई आपको कुछ जजमेंट की कोई आपको हल नहीं मिला, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास जा सकते हैं आप और अपील कर सकते हैं कि हमें मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। तो ये फेडरल कोर्ट जो था इट वाज नॉट द अल्टीमेट कोर्ट, तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास जाते थे लोग। लेकिन जो नया सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया और सुप्रीम कोर्ट बिकम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दे दिया उसको आप फिर दोबारा कहीं पे जाके अपील नहीं कर सकते, दैट इज़ फाइनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या बताया गया है। अगर आप आर्टिकल 124 से लेकर 147 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसका जो इंडिपेंडेंस है, सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका ज्यूरिसडिक्शन कितने इलाके तक फैलेगा, उनका पावर क्या होगा, ठीक है, किस तरह से काम करेगा, इन तमाम चीज़ों सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये तमाम चीज़ें क्या किया जाएगा आपका मतलब मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है इट इज़ ऑल्सो ऑथोराइज टू रेगुलेट देम। तो करंट कंपोजिशन की अगर हम बात करें, आपने जानते होंगे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वो है इट इज़ 1+33। 1 क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो 33 क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पुनी जजेस, ठीक है। पुनी जजेस को अगर हम बढ़ाना हो, जब सुप्रीम कोर्ट को जब इस्टेब्लिश किया जा रहा था 1950 में, उस टाइम क्या था आपका 8 जजेस हुआ करता था, 1+7 पुनी जजेस होते थे। तो ये जो नंबर ऑफ जजेस है ये पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज़ किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो नंबर है इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। फाइन, ओके। सो अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करते हैं, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं उसके आपका एक वो है, इसको बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलेजियम के थ्रू। हाउ, लेट अस सी। तो other judges are appointed by the president after consulting with the chief justice and additional judges from the supreme court and high courts. Consultation with the chief justice of India is mandatory for the appointment of any judges other than the chief justice। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजेस को आप अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं अदर देन चीफ जस्टिस, तो आपको चीफ जस्टिस का जो वो है आपका ओपिनियन है वो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ फर्स्ट एंड
foremost, ठीक है. You have to be a citizen of India. Additionally, they must have served as judge in a high court for at least 5 years consecutively. तो ये क्या कर सकते हैं, जो आपका अब बात करें, अगर एक हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर 5 साल तक उन्होंने मतलब जज के तौर पे काम किया हो, या फिर कोई हाई कोर्ट है वहाँ पर एडवोकेट के तौर पे काम किया हो फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स. और तीसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. क्या है ये? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. अगर प्रेसिडेंट के नज़र में लगा कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नॉलेज है लॉ के बारे में, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लेकिन ये जो तीसरा क्राइटेरिया है, ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए नहीं अप्लाई होता है, ठीक है. तो हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. जैसे आपने जानते होंगे कि जो आपका प्रेसिडेंट को एटलीस्ट 35 ईयर्स का एज होना पड़ेगा, ठीक है. राज्यसभा के एमपी बनने के लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स का एज होना पड़ेगा. लोकसभा के एमपी बनने के लिए आपको एटलीस्ट 25 ईयर्स का एज होना पड़ेगा. ठीक उसी तरह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए मिनिमम कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है, 65 ईयर्स एज तक हो सकता है, ठीक है. रिटायर अपन रीचिंग द एज ऑफ 65. पोस्ट रिटायरमेंट जजेस जो है ये लोग क्या नहीं कर सकते, इंडिया में कोई भी जो आपका कोर्ट है वहाँ पर जाके कोई भी केस नहीं लड़ सकते. क्या मतलब ये बाहर जाके लड़ सकते हैं? द आंसर इज यस. अभी क्या है, एक मौजूदा जज है जिसका नाम है जस्टिस मदन लोकुर. ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन ए कोर्ट इन फिजी, ठीक है. तो इंडिया में वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. और जजेस को हटाया कैसे जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, तो उनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. लेकिन रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर क्या है आपका, प्रॉपर एक वो है प्रोसीजर है. पहली बात तो ये है, द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट. तो अगर पार्लियामेंट ने, समझ रहे, मतलब कि पार्लियामेंट क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ये है कि कोई एक जज को अगर हटाना हो तो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करेगा. उसके तहत जो है वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास किया जाएगा. स्पेशल मेजोरिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज़ क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है. सो ये जो स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, ये क्या होता है, मेजोरिटी वोट ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. और ये आप क्या कर सकते हैं कि एक ही ग्राउंड है, अगर कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर है कि कोई भी जज ने मिसबिहेवियर किया है या फिर उनका कोई इनकैपेसिटी दिख रहा है, देन दैट जज कैन बी उनके खिलाफ क्या रिमूवल जो वो है आपका प्रोसीडिंग से वो चालू किया जा सकता है. और लैंग्वेजेस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखिए ये सारे जो आपका सब टॉपिक है ना, इसको एक एक सब टॉपिक को आप बहुत डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है. और जो एकदम मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 ये दोनों बनाया गया था अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामकाज होगा वो सब गवर्न करने के लिए ये 2 रूल्स बनाया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट. सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी क्या उसके ऊपर कोई दबाव ना बनाए, पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने तरीके से उनको काम ना करवाए, ठीक है, जो उसकी जो इम्पार्शियलिटी वो बरकरार रहे. तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की जब भी हम बात कर रहे हैं, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, ठीक है. वो 65 साल तक जो है आपका जो जजेस हैं उनकी 65 साल तक वो वहाँ रहेंगे. और उनके जो भी सैलरीज़ हैं, उनकी जो अलाउंसेस मिलती हैं, बाकी जो बेनिफिट्स है, ये सब कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होता है, चार्ज्ड होता है. तो 2 तरह के खर्चा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, एक तो होता है चार्ज्ड, ठीक है, और एक होता है मेड, ठीक है. कोई भी खर्चा विच इज़ मेड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से हर बार वहाँ से पैसा लेने के लिए, मतलब खर्चा टू मेड दिस एक्सपेंडिचर यू नीड टू टेक पार्लियामेंट का परमिशन, पार्लियामेंट से वोटिंग होगा फिर आप उसको खर्चा कर सकते हैं. लेकिन जो आप जब चार्ज की एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, उसको उसके लिए
अलग से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से, ये अपने आप चलता रहेगा, ठीक है। तो हर बार अगर पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन रहता है, पार्लियामेंट आपको परमिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये एक सिचुएशन है जहाँ पर जो आपका जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंस यहाँ पर बरकरार रखते हैं, ठीक है। कंडक्ट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी बातचीत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह के कामकाज चल रहा है, किस तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, ये सारे चीज़ें आप पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बातचीत नहीं कर सकते। यू कैनॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जुडिशरी इनसाइड द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, और किसी ने उस व्यक्ति बात को नहीं मान रहा है, तो उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लग जाएगा। कंटेम्प्ट मतलब कि उसके ऊपर जो कोर्ट की डायरेक्शन को वायलेशन करने का वो लगेगा, एलिगेशन, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के बारे में भला बुरा कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसमें ठोंस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग सकता है। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्टाफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास पूरा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है, तमाम स्टाफ का जो सर्विस कंडीशन है, कितने वक्त के लिए उनको अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो वो तमाम अपॉइंटमेंट के लिए सारा पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाता है। कितना स्टाफ चाहिए, कब किसको शामिल करना है, किसको बर्खास्त करना है, मतलब नौकरी से निकलना है, वो तमाम चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास फ्रीडम दिया गया है। जुरिस्डिक्शन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट कैनॉट कर्टेल द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन ऑल्दो इट कैन एक्सटेंड इट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका वो है जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उन सुप्रीम कोर्ट की जो आपका पावर है उसको घटा नहीं सकते, ठीक है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इंक्रीज ज़रूर कर सकते हैं। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव क्या है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर्स हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव में आता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर ना रहे, उसके लिए आर्टिकल 50 में DPSP में ये बताया गया है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी उसके बीच में एक क्या होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसके बीच में एक क्या होना चाहिए, दरार होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए, एक सेपरेशन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के काम में मतलब हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसकी महत्व क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका अगर बहुत ब्रूट मेजॉरिटी हो, आप मान लीजिए कि 272 सीट्स चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, और मान लीजिए किसी के पास 272 सीट्स ही हैं, तो कोई भी लॉ ये लोग बना सकते हैं, कोई भी लॉ इसको मेक कर सकते हैं, अनमेक कर सकते हैं, एंड दे कैन फंडामेंटली चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कोई भी कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन डिफाइंड एज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा क्या है, अभिभावक है, मतलब हमारा क्या है, देखभाल करने वाला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं, वो तो हो गया आपका मार्वल का मूवी। अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, तो जो भी आपका डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरीके की झगड़ा है, किसी भी तरीके की आपका मतलब कन्फ्यूज़न है, उन तमाम चीज़ों को डिफाइन करने के लिए अल्टीमेट पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कौन सा चीज़ लीगल है, नहीं लीगल है, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, द कोर्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, प्रोटेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। तो जो ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, ठीक है, जो आपका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो आपका पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन तमाम चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़ चढ़ के काम करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके वजह से 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लाना पड़ा, वो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस
एक्ट जो है उसको एक्ट लाया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन लाया था, उसके तहत ये एक्ट पास किया गया था। चेकिंग एग्जीक्यूटिव ओवररीच, अगर एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर या फिर जो ब्यूरोक्रेसी, ये लोग अगर कोई भी काम ओवररीच कर रहे हैं, इफ़ दे आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ देयर पावर, तो फिर वैसे में सुप्रीम कोर्ट साथ में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट सामने आता है एंड दे कार्टेल दोस काइंड ऑफ बिहेवियर। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ ऑल चंगा सी नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ इश्यूज़ है। सबसे बड़ा इशू ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस। अगर हम लोग ओवरऑल जुडिशरी की बात करें, लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी तक बात करें, लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत भारी मात्रा में केसेस क्या है आपका पेंडिंग है। वन ऑफ द पेरेनियल चैलेंजेस facing the Supreme Court is the backlog of cases. Despite efforts to increase efficiency, the sheer volume of cases continue to strain the court's resources. तो जो हम क्या देखते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की इन एफिशिएंसी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है बहुत भारी मात्रा में है। तो जुडिशरी दूसरा चैलेंज ये है कि जुडिशरी क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ लेजिस्लेचर का काम हो, ठीक है। जो जुडिशरी क्या करते हैं, कानून बनाने लगता है, जुडिशरी क्या करते हैं, आपका गाइडलाइंस देने लगता है। तो ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशरी क्या कर रहे हैं, जो आपका लेजिस्लेचर है, एमपी का जो काम है, लॉ मेकिंग जो काम है, उसमें जुडिशरी घुस जाते हैं। देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिबेट सराउंडिंग द appropriate role of the judiciary with discussion on whether Supreme Court should be more proactive in addressing social and political issues. कभी कभी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कमेंट करते हैं, उस पर रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सरकार क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सब काम किसका है, गवर्नमेंट का है। अगर वो आपका जो है पॉलिटिकल जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उनका है, जुडिशरी का नहीं है। तो जुडिशरी अगर इस तरह से काम में हस्तक्षेप करेगा तो जो फाइन बैलेंस है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तीसरा चैलेंज क्या है, कंसर्न्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो हमारे हिंदुस्तान में कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जो आपका जजेस खुद जजेस को अपॉइंट करते हैं। ये दुनिया में एक लौता जगह है, पूरे वर्ल्ड में एक लौता ऐसा कंट्री है इंडिया, जहाँ पर जज खुद जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट गोज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए सरकार 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। कितना, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया गया था, ताकि जो है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करें। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, इस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस खुद जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा चैलेंज क्या है, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस एक्सेस टू जस्टिस। बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी के पास टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते हैं। वाइल रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे ई फाइलिंग एंड वर्चुअल हियरिंग्स have been implemented to improve access to justice. Challenges remain in ensuring equitable access, particularly for marginalized communities with limited access to technology. जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस ही नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में नहीं पता चलता है। तो ये एक चैलेंज है। चौथा हो गया। पांचवा हो गया कि इन एजुकेट वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट। आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास एक भी वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुआ है सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और अगर 34 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की अगर हम बात करें, मौजूदा जजेस कितना 34 है, और आप देख लीजिए कितना होगा, 3-4 ही आपका वीमेन जजेस के नंबर होंगे, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो जैसे पेंडिंग केसेस की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 6 जो ऐसे केसेस जिसकी जो लेस देन 1 ईयर हो गया, इतने टाइम से ये लोग क्या है पेंडिंग है। तो वैसे केसेस का नंबर है 63,000। मोर देन लेस देन 1 ईयर ओल्ड की अगर हम बात करें, ये है आपका पेंडिंग सिविल केसेस 63,000, लेस देन 1 ईयर ओल्ड टोटल 18,000 है, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग तरीके की जो केसेस है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप देख सकते हैं। तो हमारे सामने वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि स्प्लिटिंग द सुप्रीम कोर्ट, जो 10th
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का बेंचेस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इनटू 2 डिविजन्स, एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स जो दिल्ली में हो, दूसरा होना चाहिए लीगल डिविजन्स जो आपका अलग अलग रीजन में हो सकता है, जैसे आपका दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, इन अलग अलग जगह पे आप क्या कर सकते हैं, डिवीज़न बेंच, लीगल डिवीज़न जो है आप बना सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है आपका दिल्ली में हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई भी केस आए तो उसको दिल्ली में सुनवाई किया जाए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ओनली मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वुड बी हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिवीज़न। तो ऐसे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग जगह में अवेलेबल होगा, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है कि दिल्ली में ही है सारा जो है, पूरा जो आपका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है, तो बहुत सारे केसेस में जो आपका नागालैंड, मणिपुर या फिर आप तमिलनाडु की बात करें, कश्मीर से बात करें, लोग यहाँ नहीं आते हैं कि इतना दूर से कैसे आएंगे, तो लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये एक अच्छा होगा कि जस्टिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा अगर इसको स्प्लिट किया जाए। ये 10th लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था। फिर 11th लॉ कमीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, 11th लॉ कमीशन they reiterated in 1988 that splitting the Supreme Court into division would enhance access to justice, ठीक है। फिर 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 में आया था, ठीक है। इन्होंने भी बोला है कि जो है आपका 4 रीजनल बेंचेस होना चाहिए, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में टू हियर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एनहेंस्ड जुडिशियल सिटिंग्स। जो मलीमथ कमेटी एक था, ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उनका जो वर्किंग है अभी क्या है 206 वर्किंग डे है, उनका क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ वेकेशन टाइम बाय 21 डेज। अभी जितने भी उनका वेकेशन टाइम है उसको और कम कर देना चाहिए, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोज किया जाए। सिमिलरली 2009 में लॉ कमीशन ने क्या बोला था, 230th रिपोर्ट में बोला था, रिकमेंड किया था कि रिडक्शन ऑफ कोर्ट वेकेशन बाय 10 to 15 डेज अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी, लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सारे जुडिशरी का जो भी वेकेशन है उसको और कम कर देना चाहिए, 10-15 दिन और घटा देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, रिविजिटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजैक, जो एनजैक को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, उसको दोबारा लाया जा सकता है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा विमर्श करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एनहेंसिंग जेंडर डाइवर्सिटी, जो वीमेन जुडिशियरी का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो वीमेन जजेस, इट कैन बी इंक्रीज, इट शुड बी इंक्रीज, इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। द अपकमिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस B.V. नागरत्ना एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस एंटिसिपेटेड इन December 27। मान लीजिए 2027 में जाके जो जस्टिस B.V. नागरत्ना है, शी विल बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो हालत है हमारा कि 75 साल हो गया, अभी तक हमारे पास वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा है। सो ऑल दिस इश्यूज़, all these challenges can be addressed, can be tackled when these issues are taken into consideration। अलग अलग जो रिकमेंडेशन उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश किया जाए। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक सुप्रीम कोर्ट ए बेटर इंस्टीट्यूशन, ए मोर एक्सेसिबल वन फॉर ऑल पीपल from all areas, all sections of the society. So this is all with respect to the 75 years of Supreme Court of India. I hope I was successful in bringing few things into your notice. So if you have any doubt, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to address your questions. Thank you so much. See you in the next video.